सो हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद लॉ कॉल चैनल। पिछला वीडियो में हमने कवर किया था रियलिस्टिक स्कूल के बारे में, जिसमें कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बेसिक रियलिस्टिक स्कूल क्यों आया गया है, उसके चीफ एक्सपोनेंट्स क्या है और उसके टाइप्स के बारे में। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि उसके इस्टेब्लिशमेंट के रीजंस क्या थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं होलेन के व्यूज़ के बारे में। होलेन एक जज था, सुप्रीम कोर्ट का जज था, जिसने एक फंडामेंटल पार्ट ऑफ रोल प्ले किया था। उसका मेन था कि उसे चेंज द एटीट्यूड ऑफ द लॉ करना था। उसे जो लॉ का एटीट्यूड था उसे थोड़ा चेंज करना था। तो होलेन के जो फर्स्ट पब्लिकेशन था 1897 में उसने पहला पब्लिकेशन किया था, जिसमें उसने कहा था, वन हु विशेस टू नो what the law is, then one should view it through the eyes of a bad man who is only concerned with what will happen to him if he does certain things. उसके हिसाब से लॉ एक ऐसा चीज़ था, अगर आपको जानना है कि लॉ क्या है, सिंस हम जानते हैं कि जुरिस्प्रूडेंस ऑल अबाउट डेफिनेशन ऑफ लॉ है, तो होलेन की तरफ से ये कहा गया था उस बुक में कि अगर आपको जानना है, वन हु विशेस टू नो व्हाट लॉ इज़, तो आपको जानना है कि लॉ क्या है, तो उस इंसान को उस एक बैड इंसान के आँख में देखना चाहिए। बैड मैन का मतलब ये है, या बैड इंसान का मतलब ये है कि जो कल्प्रेट रहता है, जो विटनेस में, मतलब विटनेस नहीं बोल सकते, एक बैड मैन जैसे कि कोर्ट में जो जाता है, जो क्राइम किया होता है, जो सस्पेक्ट होता है, उसे हम इंडिकेट कर रहे हैं बाय टेलिंग बैड मैन। तो यहाँ पे कहा गया है, वन शुड व्यू इट्स थॉट the eye of a bad man who is only concerned with what will happen to him if he does certain thing. जिसके मन में सिर्फ यही टेंशन है कि क्या होगा आगे क्या होने वाला है उसके साथ, उसे और कोई चीज़ की टेंशन नहीं, उसे बस इसी बात की टेंशन है कि आगे क्या होगा। तो अगर आपको लॉ जानना है तो आपको ये चीज़ उसने कहा था, और ये इसका बेसिक एलिमेंट है। जब भी होलेन के बारे में पूछा जाता है तो ये चीज़ ज़रूर लिखा जाता है कि ये इसका वो वर्डिक्ट था कि इसने ये बहुत लॉ को इस तरह से एक्सप्लेन किया है। तो मैं एक बार फुल रीडिंग कर दे रही हूँ आपके लिए। वन हु विशेस टू नो व्हाट द लॉ इज, then one should view it through the eyes of a bad man who is only concerned with what will happen to him if he does certain things. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The traditional description of law is that it consists of rules from which deductions are made. He say, but if we take the view of our friend, the bad man, we shall find that he does not care straws for the action or deduction, but that he does want to know what is the Manchesters of the English court is likely to do in fact. सो इसमें बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है कि लाइफ ऑफ अ लॉ दो चीज़ में डिवाइडेड करता है, एक एक्सपीरियंस में डिवाइड होता है, एक लॉजिक में डिवाइड होता है। दो पार्ट में डिवाइड हुआ लाइफ ऑफ लॉ हमारा, एक्सपीरियंस एंड लॉजिक। प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट द कोर्ट विल डिसाइड एंड स्ट्रेस द एम्पिरिकल एंड प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट ऑफ लॉ, ये उसका दो पॉइंट्स था जो कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है होलेन के व्यूज़ के पॉइंट के हिसाब से। According to Hollens, the law is what court or the other official does or not what they says. Until a court pass a judgment on a certain facts, there is only no law on the subject, yet it extends for the opinion of the lawyer are only a guess as what the court will decide. जब तक कि एक कोर्ट का जज एक प्रॉपर तरीके से जजमेंट नहीं देता, तब तक कि वो चीज़ लॉ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। लेकिन वही चीज़ अगर हम लोग लॉयर के नज़रिए से देखें तो वो लॉयर एक गेस करता है कि ऐसा हो सकता है, या तो ये पॉजिटिव में जा सकता है या तो नेगेटिव में जा सकता है। इसलिए यहाँ पे कहा है ओपिनियन ऑफ अ लॉयर आर ओनली अ गेस एज टू व्हाट द कोर्ट विल डिसाइड।
तो अब हम देखते हैं ग्रे's व्यू का क्या था। ग्रे जो थे हमारे वो थे फादर ऑफ अमेरिकन स्कूल। ग्रे को माना गया था ग्रे हु मेड द डिस्टिंग्विश बिटवीन टू। ग्रे ने डिफ्रेंशिएट किया था लॉ एंड द सोर्स ऑफ लॉ को। उसके हिसाब से लॉ होता है जो जज डिसाइड करता है। अकॉर्डिंग टू हिम द लॉ इज व्हाट द जजेस डिसाइड। एवरीथिंग एल्स इंक्लूड स्टैच्यू is the only source of the law until the interpreted by the court। सारे चीज़ स्टैच्यूज है। एवरीथिंग एल्स इंक्लूडिंग द स्टैच्यूज इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ लॉ। जितने भी चीज़ है इंक्लूडिंग द स्टैच्यूज वो क्या है, सोर्स ऑफ लॉ है। until interpreted by the court, जब तक कि कोर्ट उसको इंटरप्रिटेट ना करे तब तक क्या है, वो सारा चीज़ सोर्स है। तो जितने भी सारे चीज़ है लॉ के लिए जितने भी सारे चीज़ें, जितने भी स्टैच्यूज लॉज बनाए गए हैं वो सब कुछ क्या कंसिडर कर रहा है, वो सब सोर्सेज ऑफ लॉ कंसिडर कर रहा है और बोल रहा है कि जब तक कि उसको इंटरप्रिटेट ना किया जाए उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ही डिफाइंड लॉ एज द फॉलोइंग: द कोर्ट ऑफ द स्टेट or any organized body of men is composed of the rules which the court, that is judicial organ of the body, lay down for determination of the legal rights and duty. He said that the courts put the life into the dead words of the statutes. Other sources including the expert opinion and custom and the public policies। तो वही चीज़ है कि उसके हिसाब से जितने भी सारे चीज़ है वो सिर्फ एक सोर्स ऑफ लॉ है, लेकिन जब तक कि कोर्ट उसको इंटरप्रिटेट नहीं करेगा तब तक वो सब चीज़ का कोई अहमियत नहीं है। तो इसमें बोला जा रहा है, इसमें लॉ को कैसे डिफाइन किया जा रहा है कि लॉज आर व्हाट जजेस डिसाइड। ग्रे के व्यू में यही था और ग्रे को फादर ऑफ अमेरिकन स्कूल भी माना गया, अमेरिकन रियलिस्टिक स्कूल भी माना गया है। अब हम देखेंगे फ्रैंक का व्यू। इन द बुक ऑफ द टाइटल लॉ एंड द मॉडर्न ऑफ माइंड जो 1903 में आया था, फ्रैंक एक्सप्लेन हिज थ्योरी ऑफ लॉ एंड द jurisprudence that law is uncertain, the certainty of law is the legal myth। लॉ जो है वो अनसर्टेन है और जो सर्टेनिटी ऑफ लॉ क्लेम करता है वो एक सिर्फ मिथ है। वो नहीं मानता था कि लॉ एक सर्टेन चीज़ है। ही सेड दैट उसके हिसाब से रियलिस्टिक स्कूल जो है वो दो ग्रुप्स में बटा हुआ है, रूल्स ऑफ स्पेक्टिकल्स एंड फैक्ट ऑफ स्पेक्टिकल्स। रूल्स ऑफ स्पेक्टिकल्स में लीगल अनसर्टेनिटी एज रिसाइडिंग प्रिंसिपली। फिर सेकंड में आता है पेपर ऑफ रूल्स और यूनिफॉर्मिलिटीज इन द एक्चुअल जुडिशियल बिहेवियर। ये 3 पॉइंट्स आते हैं रूल्स ऑफ स्पेक्टिकल्स में। फैक्ट स्पेक्टिकल्स में आता है अनप्रेडिक्टेबल ऑफ द कोर्ट्स डिसीजन रिसाइडिंग प्रिमरली एंड उसको फैक्ट्स को जो रिसाइड करते हैं कोर्ट वो आते हैं फैक्ट्स के बेसिस पे जो ओपिनियन देते हैं कोर्ट उसको बोलते हैं फैक्ट स्पेक्टिकल्स, और रूल स्पेक्टिकल्स आ जाते हैं जो रूल्स के हिसाब से दिया जाता है। फ्रैंक के हिसाब से इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म के बारे में।